हेलो एवरीवन, आप सभी का केयरगो नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। उसका नाम है कोलोस्टोमी प्रोसीजर। कोलोस्टोमी क्या होता है, कैसे होता है, क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या पर्पज होता है, क्या प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलोस्टोमी क्या होता है। तो कोलोस्टोमी एक कोलोन जो वर्ड है, कोलोन मीन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ओस्टोमी का मतलब होता है एक होल क्रिएट करना। तो कोलोस्टोमी शब्द जो है उसका मतलब ये हुआ कि कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में एक होल क्रिएट किया जाए एब्डोमेन वाल के थ्रू, और उस वाल के जो होल क्रिएट किया जाएगा उस होल के थ्रू हम जो फीकल मैटर है उसको आउट किया जाए, पास आउट किया जाए। ये कहलाती है कोलोस्टोमी प्रोसीजर। अब हम पर्पज की बात करेंगे, क्या कारण हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो पर्पज है वो होता है रिमूव द फीकल मैटर। जो फीसेस होता है, जो फीकल मैटर होता है, उसको रिमूव करना हमारी जो प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राइमरी जो पर्पज है वो है फीकल मैटर को रिमूव करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में। क्या इसके इंडिकेशंस होंगे। फर्स्ट इंडिकेशंस में देखें तो कोलोन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए, कोलोन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन का कारण हो सकता है इन्फ्लामेशन हो, कोई ट्यूमर हो सकती है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, कोई कैंसरियस कंडीशन हो सकती है। इसकी वजह से कोलोन क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, फीकल मैटर आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी वजह से हमें यूज करना पड़ेगा कोलोस्टोमी प्रोसीजर को। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कोलोस्टोमी में। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम वेट कोलोस्टोमी बोलते हैं। सेकंड टाइप है उसको हम ड्राई कोलोस्टोमी बोलेंगे। थर्ड टाइप है ट्रांसफर कोलोस्टोमी, और फोर्थ जो टाइप है उसको हम डबल बैरल कोलोस्टोमी बोलते हैं। जो डबल बैरल कोलोस्टोमी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे फर्स्ट में वेट कोलोस्टोमी की। जो असेंडिंग कोलोन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन, उसमें हम राइट साइड में स्टोमा क्रिएट करते हैं। ये एक टेम्पोररी कोलोस्टोमी हो सकता है। ये 2 से 4 वीक के लिए मैक्सिमम जो है वो हम यूज करते हैं। अब इसका एक कारण होता है, ये मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ से, और एक दूसरा जो कंडीशन है वो यहाँ से डेवलप हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इसलिए असेंडिंग जो कोलोन है उस कोलोन में जो मैटर होगा वो वेट होगा। दूसरी हम बात करते हैं ड्राई कोलोस्टोमी के बारे में। जो ड्राई कोलोस्टोमी की जाती है वो डिसेंडिंग कोलोन, या मोस्ट कॉमन जो बात करें हम लोग सिग्मोइड कोलोन की बात करते हैं। इसको हम लोग एंड कोलोस्टोमी बोल सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में स्टोमा क्रिएट होगा, और फॉर्म्ड जो फीकल मैटर है, नॉर्मल जो फीकल मैटर है, क्योंकि यहाँ जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, इसलिए इसे हम परमानेंट कोलोस्टोमी बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे कम चांस होते हैं इन्फेक्शन के, और कोई चांस नहीं होता फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने का, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर कोलोस्टोमी के बारे में। ये परफॉर्म की जाती है ट्रांसफर कोलोन में। स्टोमा राइट साइड में होता है एब्डोमेन वाल के। जो फीकल मैटर है वो सेमी सॉलिड पाया जाता है यहाँ पे। ये एक टेम्पोररी कोलोस्टोमी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो मोर चांसेस में होता है, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है उसके भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं।
तीसरा हम बात करते हैं डबल बैरल कोलोस्टोमी की। इस प्रकार की कोलोस्टोमी में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं, एक प्रोक्सिमल होती है और दूसरी डिस्टल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कोलोस्टोमी बैग जो है होता है वो हमें अटैच करना होता है प्रोक्सिमल पार्ट पे, लेकिन जो दूसरा जो डिस्टल पार्ट होता है वो हमें ड्राई गोज से पैक करके रखना होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की। तो किसी भी प्रकार का प्रोसीजर करने से पहले हमें जो राइट पेशेंट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है, हमें कंसेंट को चेक करना होता है, पेशेंट के साथ में कम्युनिकेशन हमें इंक्रीज करना होता है, क्योंकि पेशेंट की जो एंजाइटी है, पेशेंट की जो क्वेश्चंस होते हैं उसका हम लोगों को रेस्पॉन्स करना होता है, पेशेंट की एंजाइटी को डिक्रीज करना होता है। कुछ प्रिपरेशंस हमें करनी होती हैं। सबसे फर्स्ट हम कोशिश करेंगे डिक्रीज फाइबर डाइट। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो फाइबर होता है वो स्टूल की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बढ़ा देता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे जो फाइबर डाइट है उसको डिक्रीज करना है। जो बल्क ऑफ फीकल है वो डिक्रीज हो जाएगा, इससे रिड्यूस होंगे चांस ऑफ इन्फेक्शन के एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस के। ये 48 to 72 आवर्स हमें पहले ही स्टार्ट करना होता है। दूसरे हम बात करते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको हमें एम्प्टी करना है। हमें टेस्ट कुछ परफॉर्म करने होंगे, सीटी, बीटी, पीटी, क्लोटिंग टाइम हो सकता है, ब्लीडिंग टाइम हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो सकता है, सीबीसी हो सकता है, एलएफटी हो सकता है, आरएफटी हो सकता है। ये कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जो हमें प्रोसीजर करने से पहले परफॉर्म करने होंगे। आर्टिकल्स की बात करें हम लोग कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बीटाडीन का यूज करेंगे हम 10% का पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन में। एरिया जो पेंट करेंगे हम लोग जस्ट बिलो द निप्पल टू पेल्विक कैविटी। जनरल अनेस्थीसिया का यूज करते हैं इसमें। सर्जिकल ब्लेड होती है, कोलोस्टोमी बैग होता है। अब हम बात करते हैं जो कोलोस्टोमी जो बैग है इसमें एक कोलोस्टोमी वेफर लगता है, पैच बोलते हैं जिसको, इसको फ्लेंच भी बोला जाता है या बेस ऑफ कोलोस्टोमी बैग बोल सकते हैं। इसका जो साइज है सेट करने के लिए 1/8 इंच, 1/8 का मतलब 1/8 इंच जो है वो लार्जर होना चाहिए स्टोमा से। द चेंज ऑफ फ्लेंच की हम बात करते हैं, हम इमीडिएट चेंज करते हैं जब एक पेशेंट फील करे ईचिंग या लीकेज। अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की खुजली चलती हो या वहाँ से कोई भी प्रकार का कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, लीकेज हो रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क ऑफ लीकेज में, तो हम यूज करेंगे 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर। अप्लाई करेंगे अंडर द कोलोस्टोमी फ्लेंच और स्टोमा बिकॉज इट इनहिबिट माइक्रोब ग्रोथ, प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा बात करेंगे प्रिवेंट बर्निंग सेंसेशंस इन स्टोमा ड्यू टू HCl। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलोस्टोमी बैग के बारे में। कब हम कोलोस्टोमी बैग को खाली करेंगे? जब कोलोस्टोमी बैग 1/3 भर जाए तब हमें कोलोस्टोमी बैग को खाली करना है। जैसे मान लो कि 600 ml इसका टोटल वो है, तो 200 ml जब फीकल मैटर भर जाए तो हमें खाली करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज ऑफ कोलोस्टोमी बैग के बारे में। चेंज ऑफ कोलोस्टोमी जो बैग है वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल
दो तरह का बना होता है। पहला होता है डिस्पोजेबल, जो 48 घंटे में हमें चेंज करना होता है। दूसरा होता है रीयूजेबल, जो हमें 7 डेज पे चेंज करना होता है। एक बात और करते हैं हम लोग कि सभी प्रकार के जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो साइडेक्स 2% से हमें क्लीन करने होते हैं या स्टेराइल करने होते हैं, जिसको हम ग्लूटाल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो साइज है फ्लेंज का। अभी हमने बात की 1/8 लार्जर होना चाहिए कोलोस्टोमी बैग से। अब हम प्रोसीजर्स की बात करते हैं कि इस प्रोसीजर को करते समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है वो होती है सुपाइन पोजीशन। प्रोसीजर्स में हम देखेंगे सबसे पहले हमें स्टोमा क्रिएट करना है, उसके बाद में फ्लेंज जो है उसको हमें अप्लाई करना है, फिर कोलोस्टोमी जो बैग है ये फ्लेंज के ऊपर हमें अप्लाई करना है। ये प्रोसेस होती है कोलोस्टोमी करने की। अब हम बात करते हैं केयर के बारे में कि जो पेशेंट है कोलोस्टोमी का, उस पेशेंट में कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले होता है डाइट का मॉडिफिकेशन करना। जो प्रथम 24 आवर्स होंगे उस दौरान पेशेंट को हमें ओनली आईवी थेरेपी देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 से 48 घंटे के दौरान। इस दौरान पेशेंट को लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देनी है, जिसमें वाटर हो सकता है, टी हो सकती है एंड जूस हो सकता है। हमें कंटिन्यू चेक करना है बोवल साउंड को, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होते हैं उनको। अगर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हैं 48 घंटे के बाद तक भी एब्सेंट होते हैं तो जो डाइट है उसमें हमें चेंज करना है। एंड 48 to 72 हॉर्स जो होते हैं आफ्टर पेरिस्टालसिस मूवमेंट आने के बाद में, बोवल साउंड आने के बाद में, हमें सेमी लिक्विड जो डाइट है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। अगर किसी पेशेंट में 72 घंटे तक पेरिस्टालसिस या बोवल साउंड प्रेजेंट नहीं हो तो इस दौरान जो नर्सिंग प्रायोरिटी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है इन्फॉर्म टू डॉक्टर, क्योंकि ये एक पैरालिसिस कंडीशन हो सकता है ड्यूरिंग द स्टोमा क्रिएशन, कोई नर्व डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केयर ऑफ स्टोमा की, कि स्टोमा की जो केयर है वो हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। क्लीन जो करना होता है स्टोमा को, उसका डायरेक्शन होता है आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ हम लोग इसको क्लीन करेंगे डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर का। जो स्टोमा का जो कलर होता है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल कलर की। तो जो नॉर्मल कलर होगा वो होता है रेड, ब्राइट रेड कलर। जो ब्राइट रेड होगा वो नॉर्मल होता है। दूसरा हम बात करते हैं पिंक कलर की। जो पिंक कलर होता है वो भी नॉर्मल फाइंडिंग होती है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू कलर का या पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का। अगर किसी पेशेंट में ब्लू कलर है, पर्पल कलर है या वॉयलेट कलर है तो ये कोज हो सकता है साइनोसिस का, हाइपोक्सिया का, जो लीड कर सकता है नेक्रोसिस। इसका कारण हो सकता है डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ये अर्ली साइन सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो यहाँ से पेन हो सकता है स्टोमा के साइड पे, इसका कारण होगा इस्केमिया।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है। नर्सिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, हमें जो फ्लेंज का जो साइज है इसको चेंज करना है, क्योंकि जो साइज ऑफ फ्लेंज है इसको हमें लार्ज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये पेन क्यों होता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब जब नेक्रोसिस या इस्कीमिया होगा तब तब पेशेंट में एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है ये प्रोसेस चलेगी, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है इसका फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण नर्व की जो एंडिंग है उसमें इरिटेशन होगा, और इरिटेशन के कारण पेशेंट को पेन होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लैक कलर की स्टोमा के। ये ड्राई स्टोमा हो सकता है, इसका कारण हो सकता है नेक्रोसिस। जो ब्लैक कलर है उसका मतलब हो सकता है नेक्रोसिस हो, जो रीजनल जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हो, डेड हो गई हो। अगर कंटिन्यू इस्कीमिया होता है तो ये लीड करता है नेक्रोसिस को। अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर नेक्रोटिक टिश्यूज हो गई हैं तो हमें जो नेक्रोटिक जो एरिया है इसको रिमूव करना है। ये हम करेंगे क्रायो सर्जरी के थ्रू। उसके बाद में जो लार्ज साइज का जो फ्लेंज होता है उसका यूज करेंगे। एक कलर और आता है ब्रिक रेड। ये ब्रिक रेड जो कलर है वो इंडिकेट करता है हेमरेज के। हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसा किसी पेशेंट में हमें दिखाई दे तो जो प्रायोरिटी जो नर्सिंग कंसर्न है वो होता है इन्फॉर्म टू HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें इन्फॉर्म करना है। अब हम लोग बात करते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन की, कि जो कोलोस्टोमी है इसको इरिगेशन कैसे करते हैं। कोलोन का वाश करना ही कोलोस्टोमी इरिगेशन कहलाता है। हम कोलोस्टोमी इरिगेशन करते समय सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं 7 दिन के बाद में, या किसी भी इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसको करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग। ये इसका जो टाइम होता है इसके लिए इसे 2 से 3 घंटे का टाइम होता है खाने के बाद में, आफ्टर मील। हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। हमें खाने से पहले इरिगेशन नहीं करना, क्योंकि इससे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो हैं उसका इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ट्यूब इंसर्ट की जाती हैं कोलोस्टोमी के लिए, उस ट्यूब की जो लेंथ होती है वो होती है 3 to 4 इंच, या सेंटीमीटर में बात करें तो 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इससे ज़्यादा इंसर्ट करते हैं तो इससे ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। जो फ्लूइड होता है इरिगेशन के लिए वो प्लेन वाटर का यूज करते हैं, स्टेराइल होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। जो ट्यूब इंसर्शन फॉर इरिगेशन है वो डिस्टल एंड से होनी चाहिए। जो बेस्ट प्लेस होता है कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए वो वॉशरूम हो सकता है। पोजीशन जो है वो सिटिंग हो सकती है पेशेंट की। जो इरिगेशन का जो टाइम होता है वो एवरी शिफ्ट में होना चाहिए। एवरी शिफ्ट में 2 से 3 बार हो जाना चाहिए। अगर इरिगेशन मोर देन 3 टाइम हो तो इससे भी हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा रहता है। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो हमें देखना है कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो IV स्टैंड होता है उसकी जो फ्लूइड हम डालेंगे उसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। ये 45 सेंटीमीटर हो, 18 इंच हो सकता है। पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये कोलोस्टोमी प्रोसीजर था। क्या होता है, कैसे होता है, क्या केयर प्रोवाइड की जाती है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखा जाता है।
Thank you everyone for your concentration.